आए हैं, सुनते आए हैं, पुरखों से विरासत में मिली, इतिहास जानकारी में मिली कि एक महान साम्राज्यिक महाभूखंड पे हमारे पुरखों ने शासन किया। और आज की हम अपनी स्थिति देखते हैं कि आज हम क्या हैं, आज से फर्श पे कैसे आ गए। ये एक विचार और मंथन करने का समय है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक जो स्वाभिमान है हमारा, उसकी कमी हो गई है। पतन जब शुरू हुआ तो जितना दूसरों की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमारे भी थी। गलतियां क्या थी कि हम अपनी संस्कृति, अपनी मूल भाषा, इन सब चीजों से विरक्त होते गए, अलग होते गए। और उस इंसान की कोई पहचान नहीं होती जो अपनी इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भूल जाए। गलत कह रहा हूं कुछ? अरे बोलिए सर, मैं गलत कह रहा हूं क्या कुछ? जबलपुर में जब महाराजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब जब शहीद हुए, वो अपने मातृभूमि, अपने लोगों के लिए शहीद हुए। राजा शंकर साहब की धर्मपत्नी रानी फूल कुंवर ने उनके जो छत विक्षिप्त लाश थी, जो उसका अंतिम संस्कार किया और अपने बचे जो सिपाही थी, सेना थी, जो बटालियन थी, कहा जाता है, मुझे इस पर जानकारी तो नहीं है, 12वीं रेजिमेंट की जो उसकी सेना थी, उनको एकत्रित किया और एक गुप्त योजना बनाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि वो शहीद हो गई। साथ में थे उनके महज 18 या 19 साल के पोते राजकुमार लक्ष्मण सिंह, जो कि अभी भी जीवित थे। बमुश्किल मुट्ठी भर सेना सिपाही बची रही होगी उनके पास में। वो लड़ते लड़ते जबलपुर से करीबन 70 किलोमीटर दूर निकल गए। 2 हफ्ते का युद्ध, भूख प्यास, जख्मी हालत का एक नौजवान गढ़मंडला का राजकुमार, वो बेहोश हो जाता है। पीछे पूरी अंग्रेजों की सेना उसे ढूंढ रही होती है। तो जिस गांव में वो बेहोश होते हैं, जहां वो पहुंचते हैं, वो गांव वाले उन्हें तुरंत पहचान जाते हैं और उनको अंडरग्राउंड कर लेते हैं। ये उस गांव की समझदारी कहेंगे, वहां के लोगों की समझदारी कहेंगे, या उनकी, हमारे राजाओं की प्रजा की समझदारी कहेंगे कि उन्होंने उन्हें बचाया, उनको अंडरग्राउंड किया, उनका इलाज किया। पीछे से अंग्रेजों की पलटन सेना आती है। वो ये बोलती है कि हमें पता चला है कि गढ़मंडला रियासत के राजकुमार इस गांव में आए हुए थे, हमें उनका पता चाहिए। तो गांव वाले कहते हैं कि जी हाँ, वो आए तो जरूर थे यहाँ, लेकिन वो आगे निकल गए। इतने में अंग्रेजी सेना वापस या आगे बढ़ जाती है उनको ढूंढने के लिए, और इधर गांव वाले उनका चोरी छुप इलाज करते हैं। 2-3 हफ्ते बाद उन्हें होश आता है, उनका खान पान का ख्याल रखा जाता है। पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें करीबन महीने भर लगते हैं। जब उन्हें होश आता है तो गांव वाले उन्हें अपनी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हैं कि आपकी रियासत पे, आपके महल पे, आपके शाही खजाने पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। आपकी रियासतों पे अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। आपकी सेना मारी जा चुकी है। मुट्ठी के 1-2 सिपाही, 3 सिपाही या 4 सिपाही बचे होंगे उनके पास में। उन्हें बड़ा दुख होता है सुन के।
जब वो स्वस्थ होते हैं तो एक दिन गांव वाले उनको देखते हैं कि वो अपनी तलवार की धार तेज कर रहे होते हैं। गांव वाले बोलते हैं राजा साहब, वो उनका मंसूबा समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि राजा साहब अब युद्ध का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ना रियासत बची, ना शाही खजाना बचा, न सेना बची। क्या ऐसे स्थिति में युद्ध संभव है? नहीं। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों से युद्ध करना मतलब अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं है। काफी समझाया गांव वालों ने, लेकिन राजकुमार के अंदर एक अलग ही ज्वाला धधक रही थी, एक बदले की भावना, जो उन्होंने देखा अपने दादा पुरखों को अपने आंखों के सामने चीथड़े उड़ते हुए, अपनी दादी को शहीद होते हुए। उनका इरादा शांत बैठने का नहीं था। गांव वालों ने समझाया कि राजा साहब, हमें अपना भी आपको वंश बचाना है। युद्ध करने से आपकी मौत निश्चित है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा कौन पालन हो रहा होगा, कौन हमारा राजा होगा, कौन हमारी देखभाल करेगा। फिलहाल जो समय की मांग है वो यही कहती है कि अभी युद्ध न करें। जब समय अनुकूल होगा तब देखेंगे, भले कितना समय लगे, हो सकता है आने वाली पीढ़ी इस चीज का बदला लेगी, उनको अंडरग्राउंड कराएगी। वहीं पे अंग्रेजों ने जब काफी समय तक उनको ढूंढा, जब वो नहीं मिले तो थक हार के उन्होंने ये मान लिया कि नहीं, हो सकता है कि वो राजकुमार जिंदा नहीं है, कि 2 हफ्ते से भूखा प्यासा आदमी जख्मी हालत में युद्ध लड़ता हुआ वो क्या जीवित बचेगा। हो सकता है जंगली जानवरों ने भी खा लिया हो। जब उनको ये लगा कि राजकुमार तो मर चुका है, उन्होंने जबलपुर में घोषणा करवा दी कि अब इस वंश का कोई इतिहास नहीं रहा, कोई वंश नहीं रहा और इस रियासत पे अब हमारा कब्जा है। जनता वही मायूस हो गई और उन्होंने मान ही लिया कि अब हमारा पतन हो ही गया है। और वो जो राजकुमार लक्ष्मण सिंह कोई और नहीं, मेरे ही पुरखे थे। मेरी दादी के जानकारी के हिसाब से जो उन्होंने मुझे बताया और मेरे दादाजी ने बताया कि उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनकी खोज बंद कर दी, तब उन्होंने वहां 200 एकड़ की जमींदारी शुरू की जो उनके पास बची। शादी की, उसी गांव में बस गए, वंश बढ़ा, बच्चे हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो कुछ पारिवारिक कलह हुआ और वो अपनी अपनी जमीन लेके अलग होते गए। कौन कहाँ गया, जिंदा है कि मर गया, कोई पता नहीं। जो पीढ़ी चलती आई वहां से, तो मेरे परदादा लिंगोवासी महाराज रघुवीर सिंह आखिरी जमींदार हुए फिर और उस वक्त तक ना के बराबर जमीन बची और मेरे परदादा ने निर्णय लिया कि अब इस जमींदारी को खत्म करना उचित होगा, क्योंकि इतनी ना के बराबर जमीन में कोई जमींदारी नहीं हो सकती। और उन्होंने जमींदारी बंद करके, मेरी दादी बताया करती थी जब वो शादी होके आई तो मेरे परदादा जी हाथी घोड़ों से चलते थे, उन्होंने अपने आंखों से देखा। लेकिन जब जमींदारी खत्म हुई तो हाथियों को उन्होंने जंगलों में छोड़ दिया, घोड़ों को यहाँ वहाँ दे दिया, जो भी थे, और जो भी उनके पास साजो सामान की चीजें तो उन्होंने बांट दी। ये दौर तो गुजर गया, लेकिन जो दौर आया मेरे दादाजी का, लिंगोवासी जुगराज सिंह का, उनकी हालत काफी, वो गरीबी में जिए। महज 10 एकड़ जमीन बची जिसमें वो खेती करके उन्होंने जीवन यापन किया। मेरे पिताजी लिंगोवासी मदन सिंह पैदा हुए, वो भी गरीबी में पले बढ़े, एक किसान के बेटे थे, किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी का एग्जाम दिया, आईपीएस क्लियर किया, इंटरव्यू में रुक गए।
क्योंकि एक किसान का बेटा 80,000 रुपए की रिश्वत नहीं दे सकता। मेरे दादाजी अगर पूरी खेत जमीन गिरवी रख भी देते तो शायद 5,000 रुपए से भी ज्यादा रकम नहीं जुटा पाता, जो कि जमीन पहले से गिरवी थी, जो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी की पढ़ाई के लिए गिरवी रख दी। मेरे पिताजी ने अपने खेत में किसी और को काम करते हुए देखा। दादाजी से पूछा कि पिताजी हमारे खेत में दूसरा कोई काम क्यों कर रहा है? तो दादाजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने गिरवी रख दी थी जमीन तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मेरे पिताजी को दुख हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे अब अपनी जमीन को वापस लेना। फिर वो एज अ कांस्टेबल, एक आरक्षक के तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए, संघर्ष किया। जब उनकी मृत्यु हुई, वो समय उप निरीक्षक के पद में पदस्थ थे। उनकी मृत्यु उपरांत 6 या 7 महीने बाद उनका निरीक्षक के पद में प्रमोशन था। शायद दादाजी का सपना यही था, वो अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन जीते जी देख नहीं सके। मुझे कुछ खास बड़ी संपत्ति बना के नहीं दी था गजनों, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ खास बड़ी संपत्ति मेरे पिताजी ने बना के नहीं दी। सबसे बड़ी संपत्ति थी, उन्होंने आधे से ज्यादा पैसा मेरी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई में खर्चा किया। इंदौर यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, खुद का बिजनेस स्टैंड किया, जिसे हम बोलते हैं आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं। एक शुरुआत है मेरी। और ये जो पूरा इतिहास, ये जो मैं अपनी बातें, अपने उदाहरण जो मैं दे रहा हूं, मैं इसीलिए दे रहा हूं कि एक संदेश मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो भी स्थिति है हमारी, आप किसान हैं, मजदूर हैं, भले जितना कमाते हैं, लेकिन आपके बच्चे मजदूर, किसान नहीं होने चाहिए। 4 रोटी कम खाना, बच्चों को शिक्षित जरूर करना, क्योंकि यही एक बड़ा हथियार है जिससे आप लड़ सकते हैं। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जो कि महामानव की उपाधि जिन्होंने मिली है, उन्होंने एक लाइन बहुत प्यारी कही थी उन्होंने कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर दहाड़ना चाहते हो तो शेरनी का दूध पीना पड़ेगा, और उसका नाम है शिक्षा। पतन हुआ राजा महाराजा से, आज इस स्थिति में आ गए। लेकिन ज्यादा नहीं, मैं 2 पीढ़ी पहले का इतिहास में बताना चाहूंगा कि मेरे दादाजी थे किसान, लेकिन उनका बेटा किसान नहीं था, उनका बेटा एक पुलिस अधिकारी था। और उस पुलिस अधिकारी का बेटा किसी प्रशासनिक सेवा में नहीं गया, वो बिजनेसमैन बन के आज आपके सामने खड़ा है। अगर इस देश की सत्ता अपने हाथों में लेनी है तो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए, और उसकी शुरुआत ही होती है शिक्षा से। शिक्षित व्यक्ति से आदमी बातें करने में डरता है, अशिक्षित से तो उसके अधिकार भी छीन लेता है। एक शिक्षित व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वो शायद किसी अमीर व्यक्ति को भी ना मिलता हो। ज्ञान का ही सम्मान है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करूंगा। वो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आर्थिक, कि आर्थिक रूप से कैसे सक्षम होना है।
सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि जब आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तब सामाजिक रूप से आप संगठित होंगे, और जब सामाजिक रूप से संगठित होंगे तो अब राजनीति करने लायक होंगे, और राजनीति करने लायक होंगे तो इस देश की सत्ता आपकी, फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। छोटा सा उदाहरण, आप सभी को पता अंग्रेज यहाँ क्या करने आए थे हमारे देश में? बिजनेस करने आए थे। क्या करने आए थे? क्या ख्याल है उद्देश्य उनका व्यापार करना था? नहीं, लेकिन इस देश की सत्ता उन्होंने व्यापार के माध्यम से इस देश की सत्ता पे कब्जा किया। आए तो थे व्यापारी बनते, लेकिन मूल उद्देश्य था इस देश की सत्ता पे काबिज होना। जब मुट्ठी भर अंग्रेज जो दूसरे देश से आए थे वो दूसरे देश पे व्यापार करके उस देश की सत्ता पे कब्जा कर सकते हैं, तो क्या आप इस देश के वासी होके, इस मूल वासी होके अपने ही देश पे कब्जा नहीं कर सकते? अपनी भूमि पे अपने वापस कब्जा नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। कैसे? जैसा भी किसी दादा ने बताया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, कि हमारे लोग सबसे पहले सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। मिली थी, मुझे भी मिली थी, अनुकंपा नियुक्ति मिल रही थी, मैंने अपने छोटे भाई को दे दी। मेरा एम्बिशन, मेरा शुरू से जो भी था, मैंने बिजनेस के लिए ही लगाया, और बचपन से लेके अभी तक उस लक्ष्य के लिए अग्रसर हूं। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, ना मेरा बैकग्राउंड कोई बिजनेस वाला, ना मेरा कोई गुरु, लेकिन मैं यहां तक आया अपनी चाह की वजह से, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। जब तक आप लोग खुद से नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होने वाला। आपको जो चाहिए, आपका जो लक्ष्य है, आपको तो पहले उसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जब प्रतिबद्ध होंगे उसके लिए रास्ते आप खुद खोजेंगे। जब रास्ते खोजेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि रास्ता मिले ना। अरे अंधेरा तो अंधेरा ही सही, भले हाथ में लालटेन है तो क्या हुआ। ये सोच के अपना उद्देश्य मत बदल देना कि रोशनी तो ज्यादा जा नहीं रही है, मैं आगे कैसे देखूं। हिम्मत करके कदम बढ़ा देना। जैसे कदम बढ़ाओगे तो रोशनी भी साथ साथ चलेगी और रास्ता दिखता जाएगा। दूसरी चीजें हैं, मैं सामाजिक मुद्दों पे बात करूं, अगर मैंने देखा है, जो ग्राउंड लेवल से मैंने महसूस किया है, जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी, जब मैंने होश भी नहीं संभाला तो मुझे पता भी नहीं था कि गोंडवाना क्या है। वो मुझे सामाजिक कार्यक्रमों में लेके जाते थे, कभी अमरकंटक, कभी किसी गांव के प्रोग्राम में, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता वो लेके जाते थे, मुझे बैठाते थे, मैं देखता था। उस समय मैं, उनका उद्देश्य इतना था कि मैं समझूं, एक पिता की ही जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहता है, उनको क्या सिखाना चाहता है, अपने पुरखों का क्या इतिहास समझाना चाहता है। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी, आपके भी बच्चे होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ी। मैं नहीं कहता कि हम ही एक दिन में आज ही लड़के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़ाई पीढ़ियों से चली आ रही है, पीढ़ियों तक चलेगी, इतनी पीढ़ी तक नहीं जाएगी कि काफी समय लगेगा। नहीं, अगर आप लोग सशक्त हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो गोंडवाना का स्वर्णिम युग देखने का सपना जो हमने पाला है वो पूरा ना हो। सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी मुझे लेकर जब जाते थे, मैं देखता था, फिर उनसे सवाल करता था, उनसे पूछता था, वो बताते थे। दादाजी जब मैं छोटा था, उनके शायद महज 7-8 साल का रहूंगा, दादाजी मेरे खाट में बैठे हुए थे। उन्होंने एक शब्द कहा तो मुझे अच्छे से याद है
कि बेटा हम मंडला रियासत के वंशज हैं, हमारे पुरखे राजा थे। उस समय जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि दादाजी कोई कहानी सुना रहे हैं। असल में मुझे पता नहीं था कि वो मेरा इतिहास और इतना महान इतिहास ही मुझे बता रहे हैं। काश कि मेरे अंदर समझदारी और होती तो मैं और कुछ जानकारी उनसे लेता। समाज में कुछ भ्रांतियां हैं हमारे, उन चीजों को सबसे पहले दूर करना होगा। अपनी संस्कृति की तो हम बात करते हैं लेकिन उसको समझते नहीं। जो हमारे पेंट थाने हैं उनकी पूजा पाठ, उनकी रीति क्या है शायद ही नहीं जानता होगा। ये अलग बात है, भूमिका की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो हमारे भूमिका है वो भी कम है। हर जगह मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं देखा कि कहीं पे उपलब्ध होंगे वो। तो इस ओर भी कार्य करना होगा। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसका विस्तार कैसे करें। दूसरी सबसे बड़ी भ्रांति हमारे समाज में ये फैली है, मैं क्लियर कर देता हूं, हमारे गोंडी व्यवस्था में जातिवाद नाम का कोई शब्द नहीं था, और मैं तो कहता हूं आज भी नहीं है। अगर है तो वो आपकी गलतफहमी है। किसी ने कहा मैं राजगुण हूं, किसी ने कहा मैं गौण ठाकुर हूं, किसी ने कहा मैं गौण प्रधान हूं। मैं इस मंच के माध्यम से ये बातें साफ कर देना चाहता हूं, ये जाति व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरखे इतने महान थे, वो इस घृणित व्यवस्था को तो मान ही नहीं सकते थे। ये घृणित लोगों की घृणित देन थी, उन्हीं की सोच थी। हमारे पुरखे महान थे। जो राजा होता था, जो राजा का वंश होता था, जो उसके पुत्र होते थे, वो राजा राजवंशी होने की वजह से राजगौण कहलाए थे। तो गौण, लेकिन ये उनकी उपाधि थी कि वो राजगौण थे, क्योंकि वो राजवंशी थे। ये कोई जाति नहीं थी, उपाधि थी। प्रधान, भूमिका, बैगा जो हमारे पुजारी होते हैं, ये प्रधान थे, उनको उपाधि थी पूजा पाठ कराने की, ना कि कोई जाति इनकी। सेनापति को कहा जाता था ठाकुर, वो उपाधि थी, ना कि जाति। फिर वो राजस्व वसूल करने वालों को माल गुजार कहा जाता था। ये उनकी व्यवस्था थी, हमारे राजा महाराजों की, एक उपाधि के तौर पे नवाजा जाता था। राजा कोई छोटा भाई, कोई छोटी रियासत उसने सौंप दी तो उसे दीवान कह के वहां पे पद दिया जाता था। ये सिर्फ जाति व्यवस्था, ये एक उपाधि थी, ना कि जाति व्यवस्था। ये समझना होगा आप लोगों को, है ना। ये बटना नहीं है हमें, इस शब्द के फेर, शब्दों का ही बहुत बड़ा षड्यंत्र होता, शब्दों का ही फेर होता, बटना नहीं है शब्दों के माध्यम से। इस चीज को समझना होगा हमें। कुछ लोग कहते हैं हमारे राजा और महाराजाओं के नाम, हम बोलते हैं अपने गोंडी रीति की बात करते हैं, फिर हमारे महल किलों में या हमारे राजा और महाराजाओं के नाम हिंदू से क्यों मिलते जुलते, हिंदू जैसा क्यों है। हमारे किलों में इनकी देवी देवता एक दो क्यों पाए जाते हैं। तो इसका जवाब यह है कि एक हजारों सालों की दास्तां जिसमें हम मनुवादियों से घिर चुके थे, उनके षड्यंत्र के शिकार हो चुके थे, ये उनकी बदौलत हुआ। या जिन रानियों से शादी करके राजा महाराजों ने लाया, ये उनकी देन थी। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो महाराजा निजाम साहब, महाराजा बख्त बुलंद साहब, क्या ये मुसलमान कहलाएंगे। रायसेन के किले में तो एक मस्जिद भी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गोंड मुसलमान हो गए। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। जो राजा जिसके प्रभाव में रहा, या उसकी मजबूरी थी, या जो कह ले, ये उस बदौलत हुआ। लेकिन हमारे पुरखों ने अपनी रूढ़ी प्रथा नहीं छोड़ी, अपनी परंपरा को नहीं त्यागा, अपने कल्चर को नहीं त्यागा, वो उसी में थे। पता
पता नहीं यहीं से आरंभ हुआ कि हम अपनी चीज़ों से दूर हो गए। मैं चंडीगढ़ पंजाब में रहता हूँ, पंजाबियों के बीच में मेरे पूरे बिजनेस पार्टनर, मेरे दोस्त यार जो भी हैं वो अधिकतर पंजाबी हैं। मैंने उनको देखा है, पंजाब एक संपन्न राज्य है, आप सभी जानते होंगे पंजाब एक संपन्न राज्य है। अगर खेती किसानी की बात करें तो वहां का हर एक किसान अमीर है, संपन्न है। विदेशों में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, मोस्टली कनाडा में रहते हैं। 6 महीने के लिए आते हैं, खेती करते हैं, अपनी फसल बेचते हैं लाखों में, फिर 6 महीने के लिए विदेश चले जाते हैं। और जो रहते भी हैं तो उनकी ठाठी अलग है। मालूम इसके पीछे वजह क्या है? वजह मात्र सिर्फ इतनी है कि वो आज भी अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नहीं त्यागा अपनी भाषा को। खेती भी करते हैं, एक उन्नत खेती करते हैं, वो अपनी चीजें समझते हैं। क्या हम उनका अनुसरण करके या उनकी तरह सोच के हम संपन्न नहीं हो सकते? जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है, अपना कल्चर भूल जाता है, उस समाज का पतन निश्चित है। और जो समाज इस चीज को लेके चलता है, अपनी सभ्यता को लेके चलता है, वो हमेशा ऊंचाइयों पे शिखर को छूता है। बहुत से उदाहरण है, पंजाब की बात नहीं करता, मैं गुजरात की बात करता हूँ। आधे से ज्यादा बिजनेसमैन अपने देश के वही हैं। आज मजदूर हो, किसान हो, कोई दिक्कत नहीं, औलादे नहीं होनी चाहिए, पेट काट के पढ़ा लेना। भले प्रशासनिक विभाग में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, और उनकी भी व्यवस्था बनती है कि उनकी औलादे प्रशासनिक व्यवस्था में नहीं आनी चाहिए, फिर वो उद्योगपति की कैटेगरी में आनी चाहिए। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि इस चीज को अमल में लाएं। कब तक इस स्थिति में रहेंगे? सबसे बड़ी कमी भी है कि स्वाभिमान मर गया। हम तो बात करते हैं हम राजा महाराजा हैं, लेकिन क्या आज हमारी स्थिति देख के कोई कह पाएगा कि हम राजा महाराजाओं के वंशज हैं? कारण जो भी रहा हो, उस हिसाब से जीना होगा, उस चीजों को ढालनी होंगी। अपने महलों, किलों, धरोहरों को देखिए, जिसको देख के सीना चौड़ा होना था, आज वो अपने जीवन यापन के लिए ही परेशान है। कैसे होगा? सामाजिक आंदोलन खड़ा करना या करना बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? जब कहीं आने की बात होती, कहीं संगठित या एकत्रित होने की बात होती, कोई विचार मंथन की बात होती है, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि अपना काम कैसे छोड़ दें। एक किसान क्या किसानी छोड़ के आ सकता है? सरकारी कर्मचारी तो मजबूरी हो जाती है कि वो आ ही नहीं सकते। मजदूर अपनी मजदूरी छोड़ के नहीं आ सकता। भूखे पेट तो भजन होते नहीं। तो जब स्थिति ये है तो कैसे आएगा? राजू का सबको प्रयास करना होगा इस ओर। एक अपने आप में एक प्रण लेना होगा कि हम आज जिस स्थिति में हैं उसमें तो रह लेंगे, आने वाली पीढ़ी स्थिति में नहीं रहना चाहिए। और ये कैसे होगा, उस चीज के लिए भी हम प्रयासरत हैं। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मैं व्यापार में जोड़ना चाहता हूं। एक रणनीति भी बना ली है मैंने, बस आप सबका साथ मिला तो उस चीज पे अमल किया जा सकता है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो राजा थे तो राजा बन के रहना पड़ेगा ना, कि नहीं? तो मैं ये कहता, राजा तो राजा बन के तो रहना पड़ेगा। अब कुछ चीजें आती है, जैसे अपनी सभ्यता की बात करें, कोई कहता है कि हमारे दादा ने ये किया,
है ना। आप अपने सभ्यता की बात करते, लेकिन हमने अपने दादा को देखा, अपने पिताजी को देखा कि वो किसी और विधि से पूजा विधान करते थे। एक छोटा उदाहरण देता हूं आप लोगों को। एक गांव में पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। बस जो बीवी थी, उसकी पत्नी, वो रोटी बनाना जानती थी, खाना बना सकती थी। उसका पति बैठा था, पत्नी रोटी बनाती रहती है। लेकिन होता क्या है, डेली बिल्ली घर में घुस के दरवाजे से रोटी लेके चली जाती थी। तो बीवी ने कहा कि आप एक काम करिए, अपने पति से कहा कि आप दरवाजे में बैठिए, एक डंडी लेके वहां पे दरवाजे में ठोकते रहिए, जिससे बिल्ली अंदर ना आ पाए। वो करता रहा। तो वो डेली, जो अंधा पति था, वो डेली यही काम करता था। जब उसकी बीवी खाना बनाती थी तो वो डंडी लेके दरवाजे में ठोकने लगता था। उसका छोटा बेटा था, वो बचपन से देख रहा था कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। जब वो बड़ा होता है, उसका बच्चा, उसकी शादी होती है, जब उसकी बीवी आती है तो वो भी यही करती है। जब वो खाना बनाती है तो वो जो लड़का था वो सोचता है वो कि मेरे पिताजी यही क्या करते थे। वो भी बिना सोचे समझे दरवाजे में बैठ जाता है, लकड़ी ठोकने लगता है, जबकि उसकी आंखें थी। उसका भी औलाद पैदा होता है, वो भी यही देखता है कि मेरे पिताजी लकड़ी ठोका करते थे, तो वो भी यही करता है। जब उसकी बीवी खाना बनाती है तो वही दरवाजे में बैठ के लकड़ी ठोकने लगता है। ये बोलता है कि हमारी परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा नहीं थी, ये उनके समय की मांग थी। उसके पिताजी या दादाजी इसलिए लकड़ी ठोकते थे क्योंकि वो अंधे थे, बिल्ली को देख नहीं सकते थे कि कब घुस रही है, वो कब रोटी लेके जा रही है। ये उनकी जरूरत थी, ये परंपरा नहीं थी उनकी। और आप जो बात कर रहे हैं सब करते हैं कि मैंने अपने दादों को ऐसा करते देखा, मैंने अपने पिताजी को ऐसा करते देखा। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उसके पहले क्या प्रथा चली आ रही थी? क्या उसको देखा आपने? क्या उसको देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो जो है वो आज भी जीवित है, दिखता है, समाज में है। अगर एक दो पीढ़ियों से गलती हो गई, या मजबूरी बस, या किसी भी वजह से, तो उसको भूलना है। जो हमारी मूल प्रथा है, जो मूल रूढ़ी है, जो मूल संस्कृति है, उस पर वापस आना है। और भी मुद्दे हैं। ये जो जन्म भूमि है मंडला की, ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। इसका मतलब समझते हैं? मतलब यहाँ की अगर वो अनुसूची है तो एक एक कंकड़, एक एक पत्थर हमारा है। सारी खनिज संपदा, ठेके, टेंडर तो दूर की बात है, एक एक मिट्टी हमारी है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में प्रशासन तो दूर की बात है, सरकार भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह है। वो ग्राम सभा की अनुमति के बगैर प्रवेश तक नहीं कर सकती। यह है आपकी ताकत, यह आपका संविधान। यह मौलिक अधिकार संविधान नहीं दिए हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो 3 प्रपोजल आए थे, 3 राष्ट्र बनने के प्रपोजल आए थे। पहला था पाकिस्तान, दूसरा था गोंडवाना और तीसरा था भारत। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 18 रियासत की बात की और एक अपना एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र ले लिया। लेकिन 258 रियासतों का गोंडवाना नहीं बन पाया। कभी सोचा आपने? 18 रियासतों का तो पाकिस्तान बन गया अलग राष्ट्र, लेकिन 258 रियासतों का गोंडवाना क्यों नहीं बन पाया? सोचा कभी आपने? शर्त रखी